हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएनवी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इतिहास को बिल्कुल बेसिक से पढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने आपको बताया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद पढ़ा हमने आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार विकसित हुई, किस प्रकार उसका अंत हुआ। आज की क्लास में शुरुआत करने वाले हैं ऐतिहासिक काल की। और मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ऐतिहासिक काल को किस प्रकार डिवाइड किया गया है। ऐतिहासिक काल किस प्रकार डिवाइड किया गया मैंने आपको बताया था। इसको किया गया है प्राचीन काल, मध्य काल और उसके बाद आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, इस प्रकार डिवाइड किया जाता है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं प्राचीन काल के इतिहास की, एशियंट हिस्ट्री की। एशियंट हिस्ट्री की शुरुआत कहां से मानी जाती है? इसकी शुरुआत मानी जाती है वैदिक सभ्यता से। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता किस प्रकार, क्या पहले भी भेदभाव चलता था या फिर किसी एक विशेष वर्ग ने ये परंपराएं लागू कर दी, या पहले भी भेदभाव होता था, महिलाओं की स्थिति क्या होती थी। इसके अलावा वो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाला हूं जो आज तक आपसे छिपाए गए हैं। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैदिक सभ्यता। बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। तो वैदिक सभ्यता को किस प्रकार पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं आप हेडिंग लिख देता हूँ, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ठीक है। क्लास की शुरुआत करेंगे। अब सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से करेंगे। वैदिक सभ्यता का सर्वमान्य काल कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है इसको 1500 ईसा पूर्व से बिफोर क्राइस्ट, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। इतिहास की क्लास यदि आपने देख ली तो बिल्कुल आपको बिल्कुल एकदम सब कुछ समझ में आने वाला है। यह माना जाता है वैदिक सभ्यता का काल। सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, उसके बाद इसकी सामाजिक स्थिति, और कल की क्लास में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे कि कुल को क्या कहा जाता था, राजा को क्या कहा जाता था, अधन्य किसे कहा जाता था, सारी बातें कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में करेंगे सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा इंट्रोडक्शन वैदिक सभ्यता का दे देता हूँ। वैदिक सभ्यता को दो पार्टों में डिवाइड किया गया था। दो पार्टों में किस प्रकार से? एक था ऋग्वैदिक काल। क्या था? एक था ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। दूसरा क्या था? दूसरा था उत्तर वैदिक काल। क्या था? उत्तर वैदिक काल। बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऋग्वैदिक जो काल है इसका टाइम क्या माना जाता है? इसका माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से ये माना जाता है 1000 तक, 1000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में, ठीक है। इसके बाद बात करें 1000 ईसा पूर्व से ये माना जाता है 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये हो गई आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो वैदिक सभ्यता किसे कहा गया है। वैदिक सभ्यता कहा गया आर्यों के द्वारा विकसित। किसके द्वारा विकसित? आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता को, आर्यों के द्वारा विकसित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है। विकसित सभ्यता, ठीक है, ये कहा गया है। अब सबसे बड़ी बात ये आर्य, आर्य का शाब्दिक अर्थ बात करें या फिर आर्य किस शब्द को इंगित करता है, तो ये एक भाषाई समूह था। इसको एक भाषाई समूह है माना जाता है, भाषाई समूह है, ठीक है। आर्य कहाँ से आए थे इस बारे में जो इतिहासकार हैं या फिर जो विद्वान हुए हैं उनके अलग अलग मत हैं, तो वो हम जान लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो जान लेते हैं। सर्वमान्य कौन सा माना जाता है जिसको हम पढ़ते हैं, या फिर जो सबसे फैक्ट माना जाता है या सही माना जाता है वो कौन सा है? सर्वमान्य है, सर्वमान्य है वो है कि मध्य एशिया से आई थी। सर्वमान्य है मध्य एशिया से आई। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। किसने कही थी ये बात? ये कही थी मैक्स मुलर ने।
किसने कही थी? ये कही थी मैक्स मूलर ने, और ये ही सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बात मानी जाती है। आगे बात करें, इसके अलावा फैक्ट की बात कर ले हैं तो हमारे जो लोकमान्य तिलक हैं, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उनके बाद उनका क्या मत था? लोकमान्य तिलक ने क्या कहा इनको? तिलक ने कहा कि ये जो आर्कटिक क्षेत्र है उससे आए हुए हैं। किससे? आर्कटिक क्षेत्र से, आर्कटिक क्षेत्र से आए हुए हैं, आर्कटिक क्षेत्र से। ठीक है। इसके अलावा बात करें, जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है? दयानंद सरस्वती ने बताया है, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती के अनुसार ये लोग कहां से आए? ये लोग तिब्बत से आए हैं, तिब्बती निवासी थे। क्या थे? तिब्बती निवासी थे, तिब्बत से आए हैं। कहां से आए हैं? ये लोग आए हैं तिब्बत से, तिब्बती निवासी थे। ये हो गई इम्पोर्टेंट बात। इसके अलावा मैं एक दो फैक्ट आपको और बता देता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। बिल्कुल क्लास को देखते जाना, और कुछ आपको लगे कुछ सुधार होना चाहिए या फिर कैसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सर्वप्रथम कहाँ आके बसे थे आर्य? सर्वप्रथम बसे कहाँ बसे? जो पंजाब और अफगानिस्तान वाला एरिया है उसके अंदर सबसे पहले आकर बसे थे। कौन सा एरिया? पंजाब व अफगानिस्तान। थोड़ी डाल के देना, पंजाब और अफगानिस्तान, पंजाब और अफगानिस्तान। सबसे पहले कौन से एरिया में आके बसे थे? ये बसे थे पंजाब और अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, ये बात अच्छे से नोट कर लेना। अब जो इम्पोर्टेंट बात है तो वो बता देता हूँ। इसके अलावा क्लास में लास्ट तक बने रहना, मैं आपको वो फैक्ट बताने वाला हूँ जो आज तक आपने सुने नहीं होंगे, आपसे छिपाए गए हैं। कौन सी सभ्यता थी? ये थी ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसकी वजह से लगातार देखते रहना। जो हैंड राइटिंग है मुझे लग रहा है उसमें काफी सुधार आ रहा है। ग्रामीण सभ्यता, कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इसके अलावा बात करें तो जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कहाँ आए थे? पंजाब और अफगानिस्तान के अंदर आए थे। ये थी बेसिक सी जानकारी वैदिक सभ्यता के बारे में। मैंने बताया किस प्रकार डिवाइड किया गया, क्या इनका काल था। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इस ऋग्वैदिक काल की। और ऋग्वैदिक काल भी हम एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे, काफी लंबी क्लास हो जाएगी। इसका पहले पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति। क्या पढ़ेंगे? सामाजिक स्थिति पढ़ेंगे। उसके बाद कल की जो क्लास होगी उसमें राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, धन्य किसे बोला जाता था, शासक को क्या कहा जाता था, हल को क्या कहा जाता, सारी बात करने वाले हैं। आज बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की। तो चलो शुरुआत करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आजकल कर रहे हैं कि तू उस जाति का है, मैं इस जाति का हूँ, मैं तेरे घर पे खाना नहीं खा सकता, मैं इधर पानी नहीं पी सकता, क्या ये बातें हमारे इतिहास में पहले थी? या फिर जो एक विशेष वर्ग है, आप समझ रहे हो मैं किसका नाम ले रहा हूँ, एक विशेष वर्ग के द्वारा हम पर थोप दी गई, या फिर कहें जो भारतीय लोग थे, अन्य लोग थे, उन पे थोप दी गई। तो मैं बताने वाला हूँ आज आपको पूरा इतिहास। आप बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऋग्वैदिक काल की बात करने वाले। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल की बात करने वाले। टाइम मैंने बताया आपको 1500 ईसा पूर्व या 1500 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से लेकर कहां तक था? ये था 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, ये था ऋग्वैदिक काल। इसके बारे में हम पढ़ने वाले थे। इसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति किसकी बात करेंगे? सामाजिक स्थिति की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोटी मोटी आपको बात बता देता हूं। यह है कि यह कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? मातृसत्तात्मक। जो घर में लेडीज करती थी वो पहले होता था, या फिर माता को बड़ा दर्जा दिया जाता था। इसके अंदर पितृसत्तात्मक, मतलब पिताजी ने लकीर खींच देना, वो तो वो लोग की लीक मानी जाएगी। पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है, ये था ये समाज। अब सबसे बड़ी बात जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि आपको पता है, आप पढ़ते आ रहे हो, लगभग टीचर आपको बता दे भी होंगे या फिर एक दो टीचर ने आपको समझाया भी होगा
कि ये जो समाज है इसको 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था। क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी लॉजिक वाली बात है। यदि ये बात समझ गए तो आप अपने आप पे गौरवान्वित महसूस करने वाले हैं कि 4 वर्गों में डिवाइड किया गया था या फिर 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था ऋग्वेदिक काल के अनुसार। किस प्रकार? सबसे ऊपर माना गया था ब्राह्मण को, उसके बाद क्षत्रिय को, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। तो इनको जो ब्राह्मण ग्रंथ है या फिर कहें कि पहले यही ग्रंथ लिखा करते थे या फिर पढ़े लिखे लोग यही हुआ करते थे। तो ब्राह्मणों ने या फिर कहें अपने ग्रंथों में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि समाज को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण कौन होंगे या फिर क्या बताया गया इसमें? इसमें बताया गया है कि ब्राह्मण एक परम पुरुष के मुख से पैदा हुए हैं। किससे पैदा हुए हैं? मुख से पैदा हुए हैं। इसके अलावा क्षत्रिय की बात करें, वो किससे पैदा हुए हैं? वो है परम पुरुष की भुजाओं से पैदा हुए हैं। इसके बाद वैश्य बचे। वैश्य किसमें है? वो परम पुरुष की जांघ होती है, पैरों के थोड़ा जो घुटने होते हैं उसके थोड़ा ऊपर वाला भाग, वहां से पैदा हुए हैं। इसके अलावा बच गए शूद्र, जिनको निम्न माना जाता है। वो किससे बताया गया है? पैरों से बताया गया है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जो शूद्रों के बारे में लिखा गया है पैरों में, मतलब पैरों से उत्पत्ति मानी जाती है, निम्न कुल के माने जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों है? कि इन्होंने जो डिवाइड किया था, गौर करने वाली बात है, इन्होंने जो डिवाइड किया वो किया काम के आधार पर। कोई व्यक्ति किस प्रकार का काम कर रहा है उस प्रकार का उसको वर्ण मिलेगा। बुरा मानने की बात नहीं है। जैसे ये मान लो कोई अन्य समाज का लोग है और वो शासन करने लग गया। क्या करने लग गया? शासन। तो वो कौन से वर्ण में आ जाएगा? क्षत्रिय वर्ण में। इसके अलावा कोई क्षत्रिय वर्ण का है, वो क्या करने लग गया? वो बढ़ई का काम करने लग गया, तो वो किस में आ जाएगा? वैसे या शूद्र में आ जाएगा। इसके बाद कैसे हमारा मतलब पतन क्यों हुआ? क्योंकि हमने समाज को अलग अलग भागों में बांट दिया, लोगों में डिवाइड कर दिया, द्वेष की भावना फैल गई। इस कारण हमारा समाज पतन की ओर जाने लगा और आज की स्थिति आपको पता है। कुछ सुधार हुआ है लेकिन काफी पीछे चले गए हम इसकी वजह से। तो उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई। जो पहले डिवाइड था वो काम के आधार पे था। यदि कोई वैसे वर्ण का लोग है या फिर जिसको वैसे बोला जाता है, वो काम कर रहा है, कोई आगे जाके ब्राह्मण का काम कर रहा है, या मान ले कि जो क्षत्रिय कुल का काम होता है वो वाला काम कर रहा है, तो उसको शूद्र ना बोल के क्या बोला जाएगा? क्षत्रिय वर्ण का बोला जाएगा। यही बात आपको समझाने वाली थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। 4 वर्णों में विभाजित था, 4 वर्णों में विभक्त था या फिर कहीं विभाजित। ये 4 वर्ण कहाँ लिखाए गए हैं? ये लिखे गए हैं, मैंने आपको पता हो तो क्लास की शुरुआत में ऋग्वेद पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। दिखाई दे रहा है सर? पुरुष सूक्त में। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखे गए हैं इनके बारे में। 4 वर्ण कौन कौन से मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। सबसे पहले कौन थे? ब्राह्मण। क्यों? जो लिखता है वो कुछ भी लिख सकता है। उस समय उसे ये नहीं कि कोई आके रोकने वाला था, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते थे। ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, इसके आगे बात करें वैश्य, और आगे है शूद्र। कौन है? शूद्र। इस प्रकार से समाज को डिवाइड किया गया था। मैंने बताया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की भुजाओं से, वैश्य की जांघ से और शूद्र की पैरों से मानी गई है। ये था नॉर्मली आपको जो मैं बता रहा था, सामाजिक स्थिति इस प्रकार की थी। अब बात कर लेते हैं हम महिलाओं की। महिलाओं का स्थान किस प्रकार था? और ये सबसे बड़ी बात नोट लगा के यहाँ लिख लो कि विभाजन व्यवसाय पे आधारित था। विभाजन व्यवसाय पे आधारित था। और आगे चल के ये व्यवस्था किस प्रकार खराब हुई, लोगों को परमानेंटली क्या बना दिया गया, ये आगे बात करने वाले हैं। विभाजन व्यवसाय के आधार पर कि कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है, विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की स्थिति की। बहुत ही शानदार और सुदृढ़ स्थिति महिलाओं की। तभी ये मान लो कि उस समय हमने बहुत ज्यादा ग्रो किया। ठीक है, सारे ये मान लो कि जो कुछ भी था लगभग इंडिया में था और सारी चीजें बहुत अच्छी से चल रही थी। लेकिन जो समय का चक्कर चला, एकदम से इस चक्कर में हम फंस गए। अब बात करते हैं महिलाओं की स्थिति की। किसकी बात करते हैं?
महिलाओं की स्थिति की, महिलाओं की स्थिति की बात कर लेते हैं। महिलाओं की स्थिति की, किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति थी, पॉइंट वाइज मैंने लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा जो साइड जानकारी होती है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं की स्थिति क्या थी, सबसे पहले बात यह है कि बाल विवाह वह पर्दा प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, क्या नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, नहीं थी। मतलब कितनी बड़ी बात है कि आज हम इतने ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, मॉडर्न बोल रहे हैं, आज भी हम इसको नहीं छोड़ पाए। एक ये लोग थे उस समय इनके बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं हुआ करती थी। आगे बात करते हैं, नंबर 2 पे बात करें। इसके अलावा जो क्या होता है कि विधवा विवाह कर सकते थे, और हमारे समाज में अब जाके बहुत बाद में जाके ये स्टार्ट किया गया है, विधवा विवाह कर सकते थे, कर सकते। बाकायदा इसमें लिखा गया है किससे कर सकते थे, जैसे कि कोई लेडीज है वो विधवा हो गई, वो अपने पति के भाई के साथ, मतलब कहें तो अपने देवर के साथ, किसके साथ, देवर के साथ विवाह कर सकते थे, छोटे भाई के साथ, मतलब पति के छोटे भाई के साथ विवाह कर सकती थी, बोले तो देवर के साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं, नंबर 3 पे बात करें। शिक्षा का अधिकार था इनको, क्या था, शिक्षा का अधिकार था। इसके अलावा यहाँ लिख देता हूँ, पहले लिख देता हूँ, पति के साथ यज्ञ कर सकती थी, पति के साथ यज्ञ कर सकती थी, यज्ञ में भाग ले सकती थी, क्या कर सकती थी, यज्ञ में भाग ले सकती थी, ले सकती थी। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बिल्कुल सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। नंबर 4 पे बात करें तो वो है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा ले सकती थी, तो शिक्षा से संबंधित उदाहरण काफी बार एग्जाम में पूछे गए, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ लिख देता हूँ, यही नीचे लिख देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी आ जाती है, लोपामुद्रा, घोष, क्या जाती है, लोपामुद्रा, घोष। इसके अलावा बात करें सिक्ता, आपला, ये लेडीजों के नाम है जो इस समय विदुषी हुई थी, विद्वा, या फिर कहें कि इनको बहुत ज्यादा नॉलेज था। एक थी गार्गी, और इनके नाम पे पुरस्कार भी दिया जाता, आपको पता है, गार्गी पुरस्कार। गार्गी इतनी विदुषी महिला थी कि इन्होंने एक बार याज्ञवल्क्य को वाद विवाद के लिए चुनौती दे दी थी। याज्ञवल्क्य को चुनौती, इसलिए वाद विवाद के लिए कोई टॉपिक था, उस पर चुनौती दे दी थी। कभी फुर्सत में बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से गार्गी जी के बारे में। तो गार्गी ने याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दी थी वाद विवाद के लिए। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, महिलाओं के बारे में 1-2 बात और मैं आपको बता देता हूँ ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। आगे बात करते हैं तो यह है कि एक अमाजू नाम आया है महिलाओं से संबंधित, ये अमाजू, ये किसको बोला जाता था, ये बोला जाता था जो महिला आजीवन क्या रहती थी, कुंवारी रहती थी या फिर अविवाहित रहती थी। क्या रहती थी, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला, अविवाहित रहने वाली महिला क्या है, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला के बारे में बताया गया है कि वो उसको क्या कहा जाता था, उसको अमाजू कहा जाता था। इसके अलावा बात करें तो मैंने आपको ये बता दिया है कि किस प्रकार महिलाओं की स्थिति थी। तो हम इसके बारे में थोड़ा ये करें तो सबसे बड़ी बात है कि हमें लगेगा कि बहुत ही सुदृढ़ स्थिति थी महिलाओं की, ठीक है। आगे बात करते हैं, वो बात कर लेते हैं व्यवसाय की। जो महिलाओं की स्थिति की बात हमने कर ली है, अब बात करते हैं व्यवसाय की। किसकी बात करते हैं, व्यवसाय की बात कर लेते हैं, व्यवसाय की बात कर लेते हैं, ठीक है। व्यवसाय की बात करें तो सबसे पहले आर्यों ने कौन सी वस्तु खोजी थी या फिर कौन सी धातु खोजी थी,
वो खोजा था, लोहे को खोजा था सर्वप्रथम आर्यों ने खोजा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था शाम एस्क। ठीक है, शाम एस्क बोला जाता था ये। ठीक है, आगे बात करते हैं, व्यवसाय की बात करें। इनके जो प्रमुख क्या था इनका व्यवसाय? प्रमुख था पशुपालन व कृषि। पशुपालन वह कृषि, पशुपालन वह कृषि। क्लास लंबी हो सकती है लेकिन पूरी शिद्दत से आपको समझ में आने वाला है। पशुपालन व कृषि इनके प्रमुख व्यवसाय थे। इसके अलावा बात करें पणी, नाम सुना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि पणी क्या होता है। तो पणी क्या होता है? ये जो वर्ड है इनसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पणी वो व्यक्ति होता था जो अलग अलग देशों में जाके व्यापार करता था। क्या करता था? व्यापार करता था। अलग अलग देशों में जाकर व्यापार करता था। क्या करता था? जाकर व्यापार करता था। अलग अलग देशों में जाकर क्या करता था? व्यापार करता था। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इसके यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। क्या चलती थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब वस्तु के बदले वस्तु। ये नहीं कि पैसे दो, वस्तु के बदले वस्तु दी जा सकती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, जो लगभग आज के समय में समाप्त हो गई है। वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। लोहे की खोज सबसे पहले इन्होंने, मतलब कि आर्यों ने सबसे पहले कौन सी धातु खोजी? तो उन्होंने खोजी थी लोहे को। प्रमुख पशुपालन व कृषि थे। पणी किसको बोला जाता? अलग अलग देशों में जाकर व्यापार करने वाले को पणी बोला जाता था। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई। आगे बात करते हैं। इसके अलावा बात करें तो एक थे, यहां ही लिख देता हूं मैं, वेक नोट। एक नोट किसको बोला जाता है? व्यवसाय में ये बातें मैं लिख देता हूं। वेक नोट, वेक नोट, ये नोट करके लिख लेना आप भी। वेक नोट, या फिर इसको सूदखोर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सूदखोर। क्योंकि ये वो व्यक्ति होता था जो क्या करता था? ब्याज पे पैसे देता था। क्या देता था? ब्याज पर पैसे देता था। ब्याज पे पैसे देता था, लेकिन ब्याज पे पैसे देने का इनका एक तरीका होता था, अलग तरीका होता था। ठीक है, आज के समय के हिसाब से नहीं देते थे। तो बैंक नोट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया कि बैंक नोट क्या होता था? वो व्यक्ति होता था तो ब्याज पे पैसे देता था। इसके अलावा एक बात करें, एक वर्ड आया है उपाध्याय। कौन सा वर्ड आया है? उपाध्याय। किसी के आगे भी लगता है उपाध्याय। इसका ये उपाध्याय कौन होता है? ये वो व्यक्ति होता है जो वेद और वेदांत का अध्ययन अपने जीविकोपार्जन के लिए करता है। कुछ लोग तो वेद वेदांत को शिक्षा के लिए, मतलब कि उनका औचित्य होता है कि शिक्षा को बढ़ावा मिले या वेद वेदांत के बारे में जानकारी मिले, इस तरीके से वो पढ़ाते थे। लेकिन इस व्यक्ति का, उपाध्याय का व्यक्ति का उद्देश्य सिर्फ इतना होता था, क्यों पढ़ाता था ये? कि इसका जीविकोपार्जन हो सके। इसका मतलब मजदूरी या फिर कहें इसकी नौकरी यही थी, जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, मतलब अपना गुजर बसर करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए वेद व वेदांत पढ़ाना। ये वेद वेदांत मैंने आपको सबसे पहले स्रोत के अंदर क्लास में पढ़ा दिए हैं, नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखना। वेद वेदांत का अध्यापन, वेद वेदांत का अध्यापन या फिर कहें अध्ययन करवाया करते थे। ये था व्यवसाय के अंदर। इसके अलावा बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट। अब तक हमने जान लिया महिलाओं की स्थिति, व्यापार, या फिर जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने जान लिया है। अब बात करेंगे वस्त्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वस्त्र के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? वस्त्र के बारे में। वस्त्र कितने प्रकार के होते थे? वस्त्र होते थे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। वास, अधिवास और उष्णीस। क्या होते थे? यहाँ लिख देता हूँ। वास, अधिवास और उष्णीस हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? यहाँ लिख देता हूं मैं। वास, अधिवास, ये वस्त्रों के प्रकार थे। उष्णीय नंबर 3 पे कौन सा है? उष्णीय। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई। वास, अधिवास, उष्णीय। इसके अलावा नोट करके लिखना, यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है
कि एक वर्ड आता है, वो क्या आता है, नीवी। क्या आता है, नीवी। ये अंदर की ओर पहने जाने वाला कपड़ा था। क्या था, अंदर की ओर पहने जाने वाला कपड़ा था। नीवी क्या होता है, अंदर की ओर पहनने वाला कपड़ा, पहनने वाला कपड़ा। ये थी वस्त्रों के बारे में जानकारी। ठीक है, आगे बात करते हैं। वस्त्र के आगे बात करें, वो किसकी बात करेंगे, वो करेंगे मनोरंजन की बात। किसकी बात करेंगे, वो बात करने वाले हैं मनोरंजन की वाली, जो चलता है ना आजकल मनोरंजन। आज ब्लू है, पानी पानी, तो इधर भी कुछ पानी पानी होता था, या फिर इनका मनोरंजन किस प्रकार होता था, ये वाली बात करने वाले। सबसे पहले संगीत सुना करते थे। शास्त्रीय संगीत, किस प्रकार का संगीत होता था, संगीत सुना करते थे। इसके अलावा घुड़दौड़, और इनकी भाषा शायद मैंने आपको बताई नहीं, इनकी भाषा क्या होती थी, इनकी भाषा होती थी संस्कृत। संगीत, घुड़दौड़। इसके अलावा बात करें, ये होते थे, संगीत हो गई, घुड़दौड़, और इसके अलावा रथ दौड़ भी होती थी। ये थे इनके मनोरंजन के साधन। आगे बात करते हैं, इसके अलावा इंपोर्टेंट फैक्ट लिख लेते हैं। प्रिय पशु कौन सा होता था, प्रिय पशु इनका होता था घोड़ा। क्या होता था, प्रिय पशु होता था इनका घोड़ा। क्या होता था, और सबसे लोकप्रिय देवता कौन से थे, वो थे इंद्र। लोकप्रिय देवता, लोकप्रिय देवता कौन से थे, वो थे इंद्र। कौन थे, इंद्र थे। इसके अलावा एक अमाजू नाम आएगा, आपको पढ़ेगा कभी, आप बुक में पढ़ोगे तो, या फिर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अमाजू, ये क्या थी, एक महिला देवता थी, महिला देवता। ठीक है, ये थे इंपोर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा बात करते हैं, अब तक मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा बात करते हैं कि अग्नि पूजा किया करते थे। क्या किया करते थे, अग्नि पूजा भी किया करते थे। और जो अग्नि देवता होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, अग्नि पूजा क्या किया करते थे, अग्नि पूजा किया करते थे। इसके अलावा अग्नि की बात करें तो अग्नि इनके और जो होते हैं, ये मान लो कि अग्नि मनुष्य और ईश्वर के बीच का माध्यम माना जाता था। अग्नि देवताओं क्या माना जाता था, मनुष्य वह परमात्मा या फिर ईश्वर के बीच का माध्यम माना जाता था। बीच का माध्यम क्या माना जाता था, बीच का माध्यम माना जाता था। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आई। इसके अलावा आपको एक नाम देखने को मिलेगा ऋग्वेदिक काल में, अधन्य। धन्य, ये किसके लिए प्रयुक्त होता था, ये सीधा सीधा कहीं गाय के लिए। ठीक है, गाय के लिए प्रयुक्त होता था। लेकिन किस प्रकार के, ये अधन्य का नॉर्मली मतलब क्या होता था कि यदि गाय को कोई घायल कर देता है, घायल कर देता है या फिर मार देता है तो क्या होगा, उसको देश निकाला, क्या दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा देश निकाला या फिर मृत्युदंड। देश निकाला, गाय का बहुत बड़ा स्थान हुआ करता था ऋग्वेदिक काल के अंदर। देश निकाला या फिर मृत्युदंड, या तो उसको देश से निकाल दिया जाएगा। देश का मतलब पहले राज्य हुआ करते थे किस प्रकार से, कल की क्लास में पढ़ाऊंगा राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो देश निकाला या फिर मृत्युदंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था। तो ये थी गाय की स्थिति, गाय को बहुत ही पूजनीय माना जाता था। इसके अलावा बात करें सबसे पवित्र नदी की बात कर लेते हैं। सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी, आर्यों के सबसे पवित्र नदी कौन सी होती थी, सरस्वती। सरस्वती, ठीक है, सरस्वती पवित्र नदी होती थी। इसके अलावा बात करें जो गंगा है या फिर यमुना है, तो इनका उल्लेख ऋग्वेदिक काल में किस प्रकार किया गया, गंगा का उल्लेख एक बार, गंगा का एक बार, यमुना का दो बार। मतलब कि ऋग्वेदिक काल में जो लिखा गया है उसमें गंगा का यूज सिर्फ एक बार, ये वर्ड एक बार देखने को मिला, यमुना दो बार। और सर्वाधिक टाइम सिंधु का नाम आया है,
सर्वाधिक बार सिंधु का नाम आया। किसका नाम आया? सर्वाधिक बार सिंधु नदी का नाम आया है। ठीक है, ये थी सामाजिक स्थिति और ओट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो इसके अलावा कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में मैंने सारा आपको बताया और मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि ये जो चलाए गए हैं कर्मकांड, ये फालतू के उन लोगों के द्वारा चलाए गए हैं जो हमें या फिर कहें समाज के अन्य वर्गों को क्या कहें दबाना चाहते थे। ये वो चाहते थे कि इनको किसी भी नाम पे डराया जाए तो ताकि ये डरे रहें। क्यों? उस समय पढ़ाई लिखाई होती बहुत कम थी, कुछ लोगों को ही पढ़ने का हक था। तो ये था ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। कल की क्लास में बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की मतलब राजनीतिक स्थिति किस प्रकार थी, वो इम्पोर्टेंट वर्ड जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो वाले कल की क्लास में हम बात करने वाले हैं। आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।